साइकिल पे आ जाएंगे फिर, बगैर पेट्रोल के तो वही चलती है। जब कम करेंगे तो 2 पैसा कम, बढ़ाएंगे तो 3-4 रुपया बढ़ाएंगे। हमने ही वोट दिए, अब ये तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। मेरी तनख्वाह जो है 15,000 रुपये, 100 रुपये डेली का मेरा पेट्रोल है। इससे तो इतनी महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ों पे रेट बढ़ जाएगा। इमरान खान ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपए कर दी है, तो तनकीद किस पर होती है? सेलेक्टर्स पर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन हज़रात, इशूज़ तो जो मैंने सोचे हुए थे आज वीकेंड पे डिस्कस करने के लिए, वो एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस सिस्टम था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुआशरे में एक आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेयार ज़िंदगी, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ इकॉनमी जो है, महंगाई जो है, उसका डायरेक्ट बराह रास्त एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए शुरू उसी से करेंगे। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5.5 रुपए के करीब इजाफा हुआ है इस हुकूमत के दौर में हाल ही में, और डीजल की कीमत पे 2.5 रुपए इजाफा हुआ है। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू को आगे लेके चले, इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे क्या फरमाते थे जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की? सुनिए। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 1 लीटर पे 35%। 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स। पता नहीं डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, तो उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो हमें कह रही है कि वैसे तो 11 रुपए से ऊपर तजवीज़ थी कि जी महंगा किया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब क्योंकि बहुत दर्द दिल रखते हैं अवाम के लिए, इस वजह से उन्होंने 5.5 रुपए, 5 रुपए 40 पैसे के करीब इसको महंगा किया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मजीद ये बताया जा रहा है हमें कि रीजन में आप बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन करके देखें तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें तकरीबन सबसे कम है। हाउ इज़ द कंपैरिजन नॉट करेक्ट? हाउ यू शुड नॉट ड्रॉ दिस कंपैरिजन, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि पाकिस्तान जो है, हमारी 80% जो फ्यूल की ज़रूरत है वो इंपोर्ट होती है, बाहर से तेल आता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब भी तेल की कीमत में रद्दोबदल होता है, उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है। अगर LNG और फर्नेस ऑयल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, और जब बिजली महंगी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कारखानों में बनने वाली चीज़ों की भी महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। इसी तरह डीजल महंगा होता है तो उसका बराह रास्त असर ज़रई शोबे पर पड़ता है, क्योंकि ट्यूबवेल्स चलते हैं डीजल के साथ, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी। उसका मतलब है कि सब्जी, फल जो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है शहरों में या पूरे मुल्क में, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हुकूमत के पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ये कि डायरेक्टली जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है तेल की, तो तेल की कीमत मुल्क में भी बढ़ा दे, पहला ऑप्शन, जो कि अभी हुआ। 11 में से 5.5 रुपए का बोझ अवाम पे डाला गया, बाकी 5.5 रुपए वो कहते हैं हम खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो खुद बर्दाश्त करने वाली बात है, ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो 5.5 रुपए खुद हुकूमत बर्दाश्त करेगी, सब्सिडी देगी या टैक्स नहीं लगाएगी, तो इवेंचुअली उससे क्या होगा? बजट में खसारा होगा। आपको याद होगा ये बजट जब आ रहा था तो हमने कहा था कि इस बजट का जो खसारा है वो तकरीबन 4,000 अरब रुपए है, जिसमें से 610 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में जो इस हुकूमत ने इकट्ठे करने थे वो नहीं डले थे। लेकिन अब जब ये कह रहे हैं कि जी 5.5 रुपए के करीब हुकूमत बर्दाश्त करेगी, इसका ये मतलब है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में कलेक्ट नहीं करेगी तो खसारा बढ़ जाएगा। जो 4,000 अरब के करीब खसारा था उसमें 610 अरब रुपए आप और ऐड कर लें। अब जब खसारा बढ़ेगा उस खसारे को पूरा करना है, वो पूरा कैसे होगा? वो कर्जा लेने से पूरा होगा। आप जाएंगे IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, वो आपसे फिर कहेंगे पेट्रोल की कीमत महंगी कर दो, गैस की कीमत महंगी कर दो, तो बिजली की कीमत महंगी कर दो। तो इवेंचुअली इट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट हैव टू सफर, और ये दो धारी तलवार है। अच्छा जी, मजीद फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है मेरे सामने। उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है 18 रुपए पे है, जबकि भारत में 220 रुपए पे है, और बांग्लादेश में
167 रुपीस पर है। ये दिखाइएगा जरा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये कंपैरिजन इस वजह से आप ना कीजिए क्योंकि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा इनकम है वो $1543 है, जबकि भारत में पर कैपिटा इनकम $1900 है, बांग्लादेश में $2227 है। महंगाई की जो शरह पाकिस्तान में है वो 9.7% है, भारत में 6.26% है, यानी कि पाकिस्तान से कम है। बांग्लादेश में भारत से भी कम है, 5.3% है। बेरोजगारी पाकिस्तान में 8.5% पे, भारत में 7.3% पे, यानी कि पाकिस्तान से कम, और बांग्लादेश में भारत से भी कम है, यानी कि 5.3% पे। यानी कि वहां पे अगर पेट्रोल महंगा भी है तो उसके बावजूद वहां पे महंगाई जो है खाने पीने की अशिया में वो उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। अब ये क्या फिनोमेना है कि पाकिस्तान में तेल उतना महंगा नहीं है लेकिन उसके बावजूद खाने पीने की चीजों में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है, वहां पे कम है। ये क्या फिनोमेना है? अगर तो आप कहते हैं कि तेल सस्ता है पाकिस्तान में रीजन में तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ना बाकी जगहों पे भी, लेकिन अगर आपको बाकी चीजें महंगी मिल रही हैं तो फिर तो उसका फायदा कोई नहीं है। आप कहते हैं कि तेल सस्ता है, तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। उसके बाद मजीद कुछ इश्यूज हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ताशकंद गए, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा आतंकवाद जो उनकी लैंग्वेज में होता है, दहशतगर्दी और डायलॉग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया। नैब के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती नजर आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। पैनल का तारुफ कराते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मलिक अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सईद काजी साहब, पहले आपका तज्जिया लेते हैं, फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि रीजन में सबसे कम तेल की कीमतें पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा है। मैं ये बता रहा था इंट्रो में कि महंगाई भी भारत में कम है और बांग्लादेश में भारत से भी ज़्यादा कम है, ठीक है? तो तेल की कीमतें अगर पाकिस्तान में कम है तो उसका असर बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं पड़ता? महंगाई यहाँ पर ज़्यादा है, तेल की कीमत कम है, मतलब कि ये फिनोमेना समझ नहीं आता ना। आप देखें ये हाल ही में यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ महंगी हुई हैं। चीनी की कीमत में 17 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, 20 किलो आटे का थैला 130 रुपये इजाफा हुआ है, घी की कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन? वेल वी कैन, इसलिए नवे कि इस वक्त जो इंटरनेशनल फिगर्स आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इस पोस्ट पेंडेमिक जो है उसमें 40% दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका में 34% इस क्वार्टर में गई है, मगर ये कोई जवाब नहीं है। और वाई हम अपनी दूसरे मुल्कों की बुरी चीज़ों के साथ अपने आप को क्यों कंपेयर करते हैं? दूसरी बात यह है कि ये बुनियादी सवाल आपके इकोनॉमिक मॉडल का है। जब राणा भगवान दास साहब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो उन्होंने कहा जनाब का क्या ताल्लुक है, ये तो डिमांड और सप्लाई है। तो इस इशराफिया में जिसमें सारे शामिल हैं जिन्होंने ये इस निज़ाम को हमारे ऊपर नाफिज किया, देखिए ये बजट फ्रॉड है। बजट क्या होता है? हम बजट कवर करते थे तो एक कीमत जो तय होती थी साल तक रहती थी, आज बजट आता है अगले 15 दिन बाद कीमत बड़ी होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो दरमियान में आपने वास्ते डाले हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे आप जरा रिपोर्ट निकाल के देखें, आप अबू बकर खुदाबख्श की रिपोर्ट निकाल के देखें, वो ये कहता है कि खुदा का वास्ता है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बंद कर दें, ओगरा बंद। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट आपने देखी हो तो उन्होंने कहा कि ये जो बीच में बैठे हुए, अब हुआ क्या है, ये जो थोकिया था, ये जो इम्पोर्टर था, इसका रेगुलेटर उसका पूडल बन गया है। मतलब एक मैं भगवान दास साहब की रिपोर्ट को कोट करता हूँ, वो कहते हैं कि एक सेक्रेटरी ऑयल होता है, डीजी ऑयल होता है, उसने बीच बैठना होता है जहाँ पे कीमत तय होती है। तो वो जब उन्हें पता चला कि साल में सिर्फ वो 3 दफ़ा बैठा है, अब हो ये रहा है कि जो इम्पोर्ट कर रहा है वही कीमतें जो है वो और इनका, बल्कि इनकी गवर्नमेंट में तो वो कहते थे कि जनाब ख़त्म कर दें, तो हर पेट्रोल पंप की कीमत खुद वो बनाए। तो आप जब ये अब तो सारा न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स बैठ गई है ना, ये तो आप आपस में भी बात कर सकते हैं। बात ये है कि इमरान खान की हुकूमत के पास सिर्फ 20% मैशत है और बाकी जो आके ये रोते हैं ना चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके बेनिफिशरी होते हैं डायरेक्ट। यार ये ज़राए पैदावार पर ये काबिज है, ये असम्बली पर इनका कब्जा है, सेनेट पर इनका कब्जा है, और पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहते हैं इमरान खान तुमने कीमतें बढ़ा दी, इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ तुमने कीमतें बढ़ा दी। एंड बोथ ऑफ देम ऑल दिस इशराफिया दे आर बेनिफिशरी ऑफ इट। ये मसला है, क्योंकि यहाँ कोई सही डिस्कोर्स पे जाना नहीं चाहता।
रियल जो इश्यूज है उस पर बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बताएं, IPPs है, IPPs का डॉक्टर इकराम उल हक जैसे बंदे ने कहा है कि वहाँ रिसीवर बिठाएं, $100 बिलियन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ये खींच के ले गए हमारा 10 साल में। कोई खुदा का बंदा है, 20 साल में बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी थी उसने कहा था कि 5 सालों में इन्होंने तकरीबन यानी 10 सालों में तकरीबन इन्होंने कितने $45 बिलियन का टीका लगाया पाकिस्तान को। अगर ये $100 बिलियन जो है आपने री इन्वेस्ट किया होता अपने बिजली के सेक्टर में, आप साउथ एशिया में बिजली एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज आखिरी बात करूँ, सियासी ताकत भी इनके पास, माशी ताकत भी इनके पास, और एक दूसरे में पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं और हम लुटते रहते हैं। यानी कि सब रिस्पॉन्सिबल है, दे आर, बिकॉज इस पॉलिसी पे सबका ईमान है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी है पॉलिसी वही रहती है। सर कौन क्या बदला इमरान खान ने? चलिए गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। उस्मान डार साहब मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा है आपकी गवर्नमेंट ने कि जी ओगरा की जो तजवीज़ थी वो तो 11 रुपए से ऊपर की थी, लेकिन 5 रुपए 40 पैसे महंगा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने ताकि अवाम पे बोझ कम डले, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि बाकी पैसे जो हैं वो बजट में खसारे के तौर पे चले जाएंगे और फिर बजट का खसारा जब आपने पूरा करना है फिर आप IMF, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं से भी कर्जा लेंगे और वो कर्जे का बोझ भी अवाम को ही तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। जब रियासत पाकिस्तान ने वो कर्जा वापस करना है तो फिर शर्तें रखी जाती हैं कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, तेल महंगा कर दो, तो ये तो वक्ती रिलीफ हो सकता है, इवेंचुअली तो अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। उस्मान डार साहब देखें एहतशाम, मैं समझता हूँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे 11.40 ओगरा की समरी गई थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5.40 का है कि आप ठीक है इस हद तक आप आवाम पे बोझ डाल सकते हैं। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, टैक्सेस कम किए हैं, सेल टैक्स कम किया है, लेवी वगैरह कम किया है, उस गैप को कहीं ना कहीं से तो कवर करना है। अगर दूसरी तरफ भी अगर हम सारे का सारा बोझ आवाम पे नहीं डालते तो कहीं ना कहीं से तो हमने इसको पूरा करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या दीगर चीज़ें जैसे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कोई खुशी से नहीं कर रहे। हमें इस बात का इदराक है, प्राइम मिनिस्टर को इस बात का इदराक है। आगे ही हमें एक चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह बात की जा रही है पोस्ट कोरोना पेंडेमिक, पूरी दुनिया में एक तूफ़ान है महंगाई का, उसको भी हम सब देख रहे हैं, मद्देनज़र रख रहे हैं। लेकिन आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में जो कंपैरिजन रखा बांग्लादेश का या इंडिया की बात की या पाकिस्तान की बात की, मैं उस पर ज़रा रोशनी डालना चाहता हूँ। देखें पाकिस्तान का देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। हम आते हैं 2-4 साल के लिए ग्रोथ दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे PMLN आपके टॉक शोज़ में भी कहती है जी 4% थी या 5.4% हमारी ग्रोथ थी। अब बांग्लादेश ने, इंडिया ने, उन्होंने पिछले 2 दहाइयों से अपने इकोनॉमिक मॉडल पे काम किया है। पिछले 15-20 साल से इंडिया की जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ चल रही है। बांग्लादेश को ले लें जिसके आपने नताइज को उनके सामने रखे हैं, वहाँ भी सस्टेनेबिलिटी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सस्टेनेबिलिटी का। देखें आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, PMLN के दौर में 0.69 थी क्रॉप सेक्टर की, लाइफ स्टॉक को छोड़े, और आपकी आबादी बढ़ रही है 2% के तनासब से। पिछले 10 सालों में, 12 सालों में इत्तेशाम आबादी कहाँ चली गई है, और आपकी सप्लाई साइड जो है वो है ही नहीं। जो सप्लाई और डिमांड की बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है। आज क्यों दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे पिछले 10 सालों में, 20 सालों में उस तरह काम नहीं किया गया। किसी ने इस बात की तरफ फोकस नहीं किया कि जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, अगले 5 से 10 सालों में 2030 तक हम चौथे नंबर पे होंगे, चाइना, इंडिया, अमेरिका के बाद। तो आबादी तो इस तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हमें ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम वाकई ही इन्फ्लेशन का सदेबाप करना चाहते हैं, हम तमाम की तमाम सियासी जमातें और बिलखुसूस जो 3 बड़ी जमातें हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एग्री सेक्टर का, सप्लाई सेक्टर का एक रोड मैप बनाकर हम इन्हें दावत भी देते हैं, अपोजिशन को आए हमारे साथ मिलकर काम कर लें। जब तक हम ऐसे स्टेप नहीं लेंगे पाकिस्तान में जिसमें हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएँ, हर आने वाली हुकूमत को फिर ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखें, मैं प्राइम मिनिस्टर की आपने स्पीच सुनाई है, प्राइम मिनिस्टर की ये स्पीच है तकरीबन 2016 सन की। अब 2016 में आप रिकॉर्ड का हिस्सा निकाल के देख रहे, 56% सेल टैक्स ले रही थी नून लीग,
اور اسی طرح لیوی کی پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کے پاس ایک اس وقت جو کہ پیٹرول دنیا میں سستا ہو چکا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے دوسری طرف عوام کو 56% سیل ٹیکس کا ٹیکہ لگا دیا، اور اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے عوام کو ریلیف پاس کرے ٹیکسز نیچے لا کے۔ میں آپ کے ہی پروگرام میں کلیم کر رہا ہوں، آج الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پہ سارے ٹیکسز ہیں۔ سیل ٹیکس ہم نے 8% کے قریب کر دیا ہوا ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی کیلکولیشن پہ جائیں جس 8% کے 8% کے قریب ہے، ہاں، اور لیوی بھی ایک ٹائم پہ تو ہم نے زیرو کر دیا تھا۔ اب دیکھیں دنیا بھر میں احتشام $40 سے پرائسز تقریباً $80 کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ اب آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو یہ سارا کچھ کلیکٹ بھی کرنا ہے، اور ہم نے مل کے ساری چیز کا سامنا کرنا ہے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کلیم کر رہا ہوں، میں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، اگر اس کیلکولیشن کے ساتھ جس سے اسحاق ڈار صاحب 56% ٹیکسز لگاتے تھے اور یہ ساری لیوی کلیکٹ کی جاتی تھی، اگر ہم پی ایم ایل این کے ماڈل پہ جائیں تو آج پاکستان میں $200 پیٹرول کی قیمت ہونی چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ٹیکسز کم کرائے ہیں، آکے بوجھ حکومت نے اٹھایا ہے۔ 118 پہ کھڑے ہیں ہم۔ اگر میری بات کو کسی نے چیلنج کرنا ہے میں حاضر ہوں، میں کل پروگرام کر لیتا ہوں۔ ملک صاحب بلا لیں، اپنے مفتاح اسماعیل کو بلا لیں، جس کو بلانا ہے۔ مقصد یہ میں اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، تو ہم تو قوم کو اس طوفان سے بچا رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے دور میں آتا تھا۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد آئی ول کم بیک ٹو جی ملک صاحب۔ وہ کہتے ہیں آپ 56% پہ ٹیکس لے رہے تھے، اب تو 8% پہ سر ہے حدود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ہمارا تو یہ جھگڑا ہے کہ دیکھیں کہ تیل کی قیمت $6 $5 بڑھ گئی آج۔ میں نے تو لیے، مجھے تو لیٹر $6 مہنگا ملا۔ اب ٹیکسز کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں یہ تو آپ کے گورننس کے سوال ہیں۔ اگر کیسا اسحاق ڈار کوئی جادوگر تھا کہ 56% ٹیکس بھی لگا رہا تھا اور $65 سے اوپر تیل نہیں جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم تھی نا، وہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو $30 لیٹر لے رہے تھے۔ کوئی سپائن تو، ایک بات تو سن لینا، ایک سیکنڈ صبر تو کریں، کوئی سپائن تو رکھیں، کسی طرح سے عوام تک وہ تکلیف روکے تو صحیح۔ کس نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے جو $5 یا $6 قیمت تیل کی بڑھانی ہے، ایک ایسی چیز کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں؟ اچھا، دو اس کی جہتیں ہیں اس بحث کی۔ ایک وہ اس کی شکل ہے جس پہ قاضی صاحب بات کر رہے ہیں، اتفاق رائے، ایک طبقاتی بات ہے اور ایک معاشی ماڈل کی بات ہے، ایک اکنامک ماڈل کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ جو پورے وسائل کے اوپر جس اشرافیہ کے ذکر کرتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے اس میں کہ یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ان لوگوں کی ایک بڑی اکثریت موجود ہے، اور وہ ہمارے نظام معیشت کے اوپر ان کا ایک تسلط بھی ہے، یہ بھی بات درست ہے۔ جس ماڈل کو قاضی صاحب ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس ماڈل کے اندر عوام کے لیے کچھ سہولت کی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے نظام میں رہ کے بات کرنی نا۔ نیٹ رزلٹ اس کا یہ ہے جو ڈار، یہ بھی عثمان ڈار کہہ رہے ہیں اور اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اگر مجھے دو کمپیریزنز ڈرا کرنے پڑیں۔ پہلا کمپیریزن کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز لو رہیں، جو آدمی یہ 22 کروڑ لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیرل کتنے کے آج $75 کے کہ $80، جس کی جیب سے اس کی $15,000 یار تنخواہ ہے۔ اگر گورنمنٹس ان کو سبسیڈائزڈ کر کے اس کو جس ماڈل پہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، جو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، اگر آپ سبسیڈائزڈ کرتے ہیں، اپنی ٹرانسپورٹس کو سبسڈی دیتے ہیں، تو اس پر آرگومنٹ آتا ہے جی یہ اتنے بڑے مہنگے منصوبے کیوں سبسڈیاں دے رہے ہیں، یہ کیسے پیٹرول پہ اور بجلی کے اوپر سبسڈیاں دے رہے ہیں، یہ وسائل کو لٹا رہے ہیں۔ ان 22 کروڑ لوگوں کا سوچنے کے لیے اگر اس نظام معیشت میں کوئی طریقہ ہے تو مجھے اور اس کی کوئی سمجھ تو میری بالاتر ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں کے اوپر بوجھ۔ آج بجلی کا بل دیکھیں، ایک ایوریج $15,000 میجورٹی کی، میرے جیسا متوسط طبقے کا آدمی بھی تکلیف میں آج بجلی کا بل دینا میری بساط سے باہر ہے۔ آج یہ جو پیٹرول کو گاڑی کے اندر ڈلوانا ایک تکلیف کا باعث ہے۔ آپ کسی ایسے بندے سے جس کی کوئی 2-1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ہونا، اس سے کہیں کہ تو یار اپنا گھر کا بجٹ بنا کے دکھا کے چلا، چیز ہے کہ یہ 15-20 ہزار والے سے لوگوں کی دہائیاں آسمان تک جا رہی ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ وہی معاملہ ہے، نیرو والا بیٹھے ہیں اوپر، بجائیں چین کی بانسری، ہمیں جھگڑا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس ملک میں ان کے اس معاشی
सिलसिले की वजह से तकलीफ से गुजर रहे हैं, लोग झोलियां उठाकर बददुआएं दे रहे हैं, कोई नहीं देख रहा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो सूरत हाल आज है वो इस वजह से है कि पिछली 2-3 दहाइयों में पाकिस्तान में कोई प्रॉपर इकोनॉमिक मॉडल बना नहीं और उसको फॉलो नहीं किया गया और सिस्टम नहीं बना और माफियाज को मजबूत किया गया। आई टेक दैट व्हाट उस्मान सेड, मैं उस बात पे सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है। देखिए मैं IMF के पास गया, मैंने 3 साल के लिए एक ग्रोथ पॉलिसी दी, हम ही ने कहा इस ग्रोथ पॉलिसी की कंटिन्यूटी रखें। 2 ही परसूट्स हो सकती है ना इस इकोनॉमिक मॉडल की, एक स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की। वापस उस व्हील को इन्वेंट करके 3 साल के लिए स्टेबिलिटी पे लाए। एक पॉलिसी आज वो है जो कि ग्रोथ की पॉलिसी के लिए, जो शौकत तरीन ने आके इमरान खान का सारा फलसफा ज़मीन बोध किया है। देखिए तो सही ना, वो जो स्टेबिलिटी थी किधर है, मुझे दिखाएं कहाँ पे वो इंजीनियर्ड स्टेबिलिटी, वेयर इज इट। आज अगर दोबारा आपने डेट बेस्ड ग्रोथ पे जाना है, अगर आप दोबारा आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा चंक बजट का देना है, आज आपने सारा जितना भी आपका डिफिसिट्स हैं उनको आपने पब्लिक के ऊपर उसका बोझ भी डालना है और फिर उसके बाद आपकी बोरिंग भी आनी है। अभी जैसे आपने कहा कि आपने खसारा कम करने के लिए किसी आलमी मालियाती इदारे के पास जाना होगा और जाके कहेंगे कि ये 600 अरब मुझे मजीद दें, तो व्हाट इज द डिफरेंस सर, ये 3 साल कौम के क्यों जाया किए? स्टेबिलिटी अगर देनी थी, अगर ग्रोथ ही, लेकिन ये तो पिछले 30 साल से हो रहा है मलिक साहब। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, होता कि एक साइकिल है। हमारा झगड़ा ये था कि फॉल्स कंजम्पशंस मत दें लोगों को, ये हमारा झगड़ा था। यानी कि आपका इख्तिलाफ सिर्फ इतना है कि इन्होंने उम्मीदें दी। नहीं उम्मीदें नहीं, फॉल्स कंजम्पशंस हम ये कह रहे हैं, झूठ बोला लोग। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, देखिए IMF आती है, पैसे देती, 22 मरतबा IMF पाकिस्तान IMF के पास 22 मरतबा निगोशिएट किया हमने, 18 एक्चुअल प्रोग्राम्स में हम गए, अवेल की। सबका मॉडल एक है कि पहले 3 साल स्टेबिलिटी, बाद में पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उसी ट्रैक पे अब इमरान खान चढ़े हैं। पहले देखें जो फील गुड फैक्टर आपका पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बजट के साथ था, अगले 10 दिन में मुझे दिखाएं किधर है वो फील गुड फैक्टर। सही। अच्छा काज साहब मुझे बताएं कि ये उस्मान डार साहब कह रहे थे कि आपने सारा बोझ अवाम पे बराह रास्त नहीं डाला है, आधा डाला है, बाकी आधा अवाम पे नहीं डाला। मलिक साहब ने भी सब्सिडीज़ की बात की, लेकिन बाद में वही पॉइंट कह रहे थे जो मैंने इंट्रो में कहा। वो पॉइंट ज़रा मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप भी टच करें कि जो कह रहे हैं कि जी अवाम पे डायरेक्ट बोझ हमने नहीं डाला है, 5.5 रुपये पेट्रोल महंगा किया, बाकी नहीं किया। इवेंचुअली इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दैट एज वेल। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? अगर आपका खसारा बढ़ता है, आप सब्सिडी दे रहे हैं, इवेंचुअली आपने कर्जा ही लेना है ना, या तो आपका मुल्क प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है, आपकी आमदन ज़्यादा है, आपके अखराजात कम है, फिर आप सब्सिडी दे रहे हैं, फिर तो समझ में आता है दैट इज़ नॉट द केस इन पाकिस्तान। आप तो खसारे में हैं, पिछले कई साल से खसारे में, दहाई दर दहाई खसारे में, और आपने जब जाके कर्जा लेना है तो उस कर्जे की शर्तें माननी है। शर्तें वही है, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, तेल महंगा कर दो। एक बात तो मैं ज़रा वादे कर दूँ, इस वक्त जो क्रिटिकल इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में, उनका एक बात पे कंसेंसस है। पाकिस्तान में डॉक्टर कैसर बंगाली हो, अकबर जैदी हो, डॉक्टर शफाक हसन खान हो, मैं उन लोगों को, डॉक्टर इकराम उल हक हूँ, ये IMF के प्रोग्राम्स आपकी डेवलपमेंट के लिए नहीं होते, आपको स्लेव बनाने के लिए होते हैं, आपको ग़ुलाम बनाने के लिए होते हैं। और ये सिलसिला मुइन कुरैशी के दौर से शुरू हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंटरवीन नहीं कर सके, इसको इराक नहीं बना सकते थे, न्यूक्लियर रोक नहीं सके, अब उन्होंने घुटनों के बल लाना था। सब ने कोऑपरेट किया, हफीज़ शेख से लेकर, रज़ाक डार से लेकर, मुइन कुरैशी से लेकर, हर बंदे ने, हर इकोनॉमिस्ट जो उनका मुलाजम था, हमारा मुलाजम नहीं था, तनख्वाह हमसे लेता था, काम उनके करता था। वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, टैक्स इकट्ठा करता था। अब जहाँ जिस तरह 4 बंदे आके IMF के बैठे होते हैं यहाँ पे, एक बात, हमें बिल्कुल इस कर्जे की ज़रूरत नहीं थी। 1960-70 से वारदात शुरू हुई, उसके बाद इसहाक डार साहब ने जो और बड़ी वारदात की, देखे ना, नाम लिए तो मैं बताऊँ, 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक, कर्जा ना लेते तो कहाँ जाते? टैक्स लगाए। मुझे एक बात बताएं, टैक्स कोई देता नहीं है आप पे, क्यों आप ले नहीं सकते ना? सिस्टम ही नहीं बनाया। मैं ये बताऊं कि FBR ने अगर माल बनाना है, आपकी नज़र में बहुत सारे होंगे अफसर जो जिंदगियां गुजार रहे हैं यहाँ पे, 50-50 करोड़ रुपया बना के निकलते हैं। जब डॉक्टर इकराम उल हक ने और टैक्स रिफॉर्म कमीशन जो बना था, उसने कहा यार 10% आप लगाएं मुस्तज़ायद शरत से टैक्स। मैंने लाख रुपये कमाया, मैंने 10% पे दे दिया, इन्होंने 2 करोड़ कमाया, इन्होंने 2 करोड़ पे दे दिया, और दरमियान में से ये वारदात निकाले, उनसे टैक्स
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, वहाँ पे 60% तक टैक्स सर देते हैं लोग। मेरी अर्ज तो सुने, ये SRO कौन जारी करता था? चंद लाख लोग यहाँ पे टैक्स स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जो जारी होता था, इस मुल्क की इशराफिया को आपकी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक $17 बिलियन साथ के निकालती है। पहले नंबर पे कारपोरेट सेक्टर आता है, उसके बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट और फौज का नाम उन्होंने लिखा है, उसके बाद ये बात ये करना नहीं चाहते। सिस्टम्स क्यों नहीं डेवलप हो सके आपके ख्याल में? FBR क्यों नहीं ठीक हो सका? टैक्स क्यों नहीं इकट्ठा हो सका? सर वो इसलिए कि ये पार्टियां जो एक दूसरे को खड़े होकर वो लफ्ज बोलती हैं जो हम टीवी पे दोहरा नहीं सकते, इनके मफादात एक हैं, ये एक तबके के लोग हैं, ये ठीक करना नहीं चाहते, ये इस निज़ाम की वजह से मौजूद है। ये निज़ाम ना हो तो ये लड़खड़ाते हुए न जाने कहाँ जाके गिरे। मसला ये है कि कोई करना नहीं चाहता। इमरान खान जब आया है, इमरान खान करना चाहता है। इमरान खान देखें, मेरे इमरान खान के बारे में राय ये है कि जो उसका फेथ, इमरान खान को प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान कहते हैं ना मैं वेस्ट को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। 17 साल की उम्र में वो इशराफियत से मिले हैं, वो यूरोप के मेहनत कशों से नहीं मिले जो उनका अशर हो रहा है, जो 200 बंदे बाहर 200 शहरों में जिन्होंने कर्फ्यू अमेरिका में लगवा दिया था, वो उन लोगों से मिले हैं जिन जो है 1 लाख रुपए का भी लीटर पे पेट्रोल खरीद सकते हैं। लिहाजा उनको कोई, आज उन्होंने वैसे उज़्बेकिस्तान में ये भी कहा है कि मैं बहुत सारे उज़्बेक से ज़्यादा उज़्बेकिस्तान की तारीख जानता हूँ। वो जानते रहे, मगर मैं वो किसी और वजह से गए, वो शायद आज आपका मौजूद नहीं है, वरना उस पर बात कर लेते। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को घुटनों के बल, अब एक और भी मैं बात बता दूँ, आज क्या ये लड़ाई क्या हो रही है? ये यहाँ पे चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वार शुरू होगी जो मरियम बोल रही हैं, और यहाँ के जो वेस्टर्न लिबरल जो आपको उनके देख लें, ये क्या कहानी है? ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इक़्तिदार की। मरियम तो कुछ और ही बोल रही हैं। सर कुछ नहीं बोल रही, मैं बता दूं, ये कश्मीर फरोश हैं, वो कह रही हैं आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना। आपने सुना गवर्नमेंट सूबा बनाना चाहती है? मैंने सब कुछ सुना। गवर्नमेंट सूबा बनाना चाहती है आज़ाद कश्मीर? मेरा नहीं ख्याल, और ना गवर्नमेंट बना सकती है, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का काम नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। मरियम मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रही है। वो ये समझती हैं कि वो अमेरिका के टैंकों पे बैठ के आप यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को फतह कर लेंगे और खुदा न खास्ता हथियार पर ज़मीन शो करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ ताकत उन्हीं की है, मगर ये आपकी बहस नहीं है। मैं फिक्र ख़त्म करता हूँ, इनमें से कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तीनों पार्टियों को कह रहा हूँ, दे आर ऑल बेनिफिशरी, और इनके इलेक्शन बैंक रोल कौन करता है? उस्मान डार साहब, ये जो स्टेटमेंट दिया है काजी सईद साहब ने कि जी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज देर ऑल बेनिफिशरीज, आपकी पार्टी को भी इंक्लूड करें, लेकिन आपकी पार्टी तो वो थी जो तब्दीली का नारा लेकर अवाम के पास गए थे और फिर जलसे आपके बड़े होते चले गए। पहले लाहौर का जलसा, फिर कराची का जलसा, फिर खान साहब मकबूल होते चले गए, फिर धरना शुरू हो गया, फिर कंटेनर पर सोना शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने, फिर बिलों को आग भी लगाई, फिर उसके बाद वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने कहा कि सारे वादे पूरे होंगे। अब ये जो सिस्टम की बात हो रही है कि कर्जे इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हम टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, पुराने तो गवर्नमेंट्स में नहीं हो सके सिस्टम्स ठीक। आपको 3 साल हो गए, अभी तक आप लोगों ने रिफॉर्म में क्या किया है सर? टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया है? कर्जे ना लेने पड़े, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या रिफॉर्म? टैक्स के लिए तो है, मैं देखिए पहले तो मैं समझता हूँ काजी साहब ने ज़्यादती की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस चीज़ के बेनिफिशरी हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार में आके शुगर की मिलें लगा ली हैं, आटे के उनके चल पड़ी हैं मिलें, या कौन सा ऐसा कारखाना है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लगा लिया आपके सामने? सारी शुगर मिलें लोगों को कहा है। नहीं सुन ले ना, पहले काजी साहब लोगों पे तो पहले जाएंगे ना। देखिए काजी साहब पहले सुन तो लेना। हाँ अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को क्लियर होना चाहिए। आसफ अली जरदारी की अपनी शुगर मिले हैं इस मुल्क में, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिले हैं, ये सारे वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर कोई सदर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है। अभी हम ऊपर के लेवल पे रहते हैं ना, लीडरशिप पे बात कर ले, मेरे लीडर पे, मेरे वज़ीर आज़म पे रहें ज़रा। पहले उसकी जब तक देखें आपका कप्तान, उसका माइंड सेट ही नहीं पैसा बनाने का, वो नीचे तक जाते हुए टाइम लगता है। और ये जिन लोगों के भी नाम ले रहे हैं, टीम भी तो कुछ करे सर, और टीम भी कर ही रही है। और देख तो सुन ले ज़रा, देखिए मेरी पहले बात सुने जो मैंने अब पहले हिस्से में बात की है। देखें दिशा, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जब तक हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगले 20 साल भी हम इन्हीं टॉपिक्स पे टॉक शो कर रहे होंगे। नंबर 1 देखें, जब तक यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जो आपने अपने इंट्रो में भी बात की है, उसके ऊपर हम तीनों मेजर पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए और होना चाहिए। इसी तरह इलेक्टोरल सिस्टम की जो बात हो रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हर कोई धांधली कर रहा है, मतनाज़ा बना रहा है। तीसरी अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी आप देख ही रहे हैं जी, विच हंटिंग हो रही है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और चौथी इकनॉमिक रोड मैप जिसकी मैंने बात की है। देखिए ये 4 चीज़ें
पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, जब हम इन चारों के ऊपर कलेक्टिवली एक फैसला करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप फिर यही देखेंगे जो हो रहा है. देखिए मैंने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की. कब करेंगे, कैसे PMLN करेंगे? के दौर में जो 5.4 को अप्रोच बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, सुन तो लेना, सुन ले. देखें अपोजिशन को अप्रोच कर रहे हैं. देखें एहतशाम, आज बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपके प्रोग्राम में, इसलिए कि आज हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, आज हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. देखिए PMLN के दौर में क्या हुआ, इनको जो $25 बिलियन के करीब पीपल्स पार्टी ने एक्सपोर्ट दी, जो 19 से शायद 25 पे वो $6 बिलियन ऊपर लेके गए. अब PMLN वाले उसी को 30 पे लेके जाते, 32 पे लेके जाते, कंटिन्यूटी करते. हम आए थे, हम 35 पे ले जाते, वो उल्टा रिवर्स चले गए. $20 बिलियन से फिर आखिरी साल जोर लगाकर इंसेंटिव देके ये 23-24 के करीब छोड़ गए. एग्रीकल्चर सेक्टर जिसकी मैंने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जब आपकी आबादी 2% से बढ़ रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर 0.69% से ग्रो कर रहा है 10 सालों में, क्रॉप सेक्टर जो है, तो यही तबाही होनी है जो महंगाई की हो रही है. इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की है, लोग अदालतों के बेंचों पे बैठे हुए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं. 20-20, 30-30 साल इस मुल्क में गरीब आदमी के केस का फैसला नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठे बैठ के करनी है. अगर जब तक ये अपोजिशन हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी, कई कमेटियों में इन्हें दावत दे चुके हैं, सिर्फ एक रट लगा रखी है, नहीं जी हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है. एक चीज मैं इंपॉर्टेंट कहने लगा हूं मलक साहब की इंफॉर्मेशन के लिए. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बात करने लगा हूं. PMLN के दौर में इन्होंने कहा 65 रुपए का ऑयल था, 65 रुपए का नहीं था, 113 रुपए तक कीमत गई है. ये भी ये कंफर्म कर ले जो मैं बात कर रहा हूं. उस वक्त US डॉलर की कीमत पाकिस्तान में 108 रुपए थी. अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो PMLN के दौर में डॉलर टर्म्स में 1.04 पैनी का पेट्रोल था, और हमारे दौर में देखें 118 का पेट्रोल कीमत है पाकिस्तान में और 160 रुपए का डॉलर है. उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 74 सेंट का आज पेट्रोल है इस मुल्क में. तो मलक साहब क्या बात कर रहे हैं जी कि $60 के पास के $60 नहीं, तो ये तबाही की है कि $1.4 का तो पेट्रोल बेच रहे थे और हमें कह रहे हैं कि शायद हम महंगे हैं. तो ये सारी चीजें हकीकतें हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा. अच्छा चलें, मुझे इजाजत है, मैंने एक ब्रेक लेना है. हमें पार्लियामेंट में भेजा इनको रिलीफ देने के लिए, उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए. ओके मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जितनी भी बात आपने की है उस्मान डार साहब कि हमें रिफॉर्म करना और अपोजिशन का साथ चाहिए, उसके लिए सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने जो भी रिफॉर्म प्लान, पहला सवाल तो ये कि क्या कोई रिफॉर्म प्लान बन गया इन तमाम शोबों के हवाले से, जितने भी शोबों की आपने बात की, इंक्लूडिंग द जस्टिस सिस्टम. दूसरा ये है कि रिफॉर्म प्लान बनाने के बाद क्या अपोजिशन को आपने अप्रोच किया. तीसरी बात यह है कि अपोजिशन अगर आपके साथ नहीं भी बैठती है तो ये तो है ही चोर डाकू. पाकिस्तान के अवाम को तो आपने यही बताया ना सर, और आप हुकूमत में आए हैं, और अगर आपने रिफॉर्म करना है तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो है नहीं जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और आपको अपोजिशन का साथ चाहिए. ये तो सिंपल मेजॉरिटी से आप कानून पास कर सकते हैं, जो कि आपके पास है, और इस वजह से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं. तो वाई डोंट यू प्रोसीड, वाई डोंट यू गो ऑन, ये आपसे पूछेंगे ब्रेक के बाद. और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नैब के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया विच इज़ काइंड ऑफ अनलाइक इमरान खान, और वो कह रहे हैं कि नैब के कानून में तरमीम हम लेकर आएंगे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी इनिशिएटिव लेने से घबराती है. क्या क्या ब्रेक के बाद दिखाएंगे. वेलकम बैक टू सवाल. मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान नैब के हवाले से जो पहले मौक़िफ़ रखते थे, अब उसमें थोड़ी तब्दीली आती नज़र आ रही है. हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने नैब के हवाले से क्या कह सुनी. जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें CEOs, क्वालिटी का CEO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से. तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें CEOs प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है. मलिक साहब. नहीं ये देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो ये होगा कि मैं एक आर्गूमेंट को इस तरफ ले जाऊं जिस पे एक बड़ी तल्ख बहस शुरू हो जाए, उस्मान कुछ कहना शुरू कर दे, मैं तो विक्टिम हूं ना, मैंने तो भुगता है. सो दिस इज़ रियलिटी. जो इमरान खान अभी कह रहे हैं हम 3 साल पहले कह रहे थे. तो पॉलिटिशियंस आर सन्स ऑफ अ लेसर गॉड, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर लिया. बताएं ना मुझे कौन सी प्रोसीड ऑफ क्राइम थी. 3 साल तक हुकूमत की तमाम मशीनरी नैब के पीछे खड़ी करके और नैब के जरिए किस शख्स की पगड़ी नहीं उछाली. ये इन CEOs की बारी डर लग गया बिजनेस कम्युनिटी से आने वालों की वजह से.
नैब का लॉ एक ड्रैकेनियन लॉ था। नैब का लॉ बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के वायरीज के अगेंस्ट था, आपके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ था, वो आपकी CRPC के ख़िलाफ़ था, वो उसकी PPC के साथ शिक़े मुत्सादिम थी। उसने पकड़ के अपसाइड डाउन पूरे मुल्क के निज़ाम को तहवाला कर दिया। वो वफाकी अदारा था, सूबे के करप्शन के चार्जेस पे पैसे वसूल करता था, रिकवरियाँ क्लेम करता था, कभी प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड में वापस गया ही नहीं। कैसा मजाक था, अंधाधुंध था। और हम चीखते रहे, कहते रहे, लेकिन उस वक्त सूट क्या करता था, ठीक है, मेरे एक एलिगेशन है, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस टू इमरान खान, आई एम नॉट सेइंग दिस टू मियां नवाज शरीफ, आई एम नॉट सेइंग दिस टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो's पार्टी, आसिफ जरदारी साहब, मैं किसी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज इसकी हीट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के लिए इमरान खान को फील हुई तो एहसास हुआ कि नैब का कानून गलत है। कल उसकी मुझे हीट फील हुई, इस नैब के लॉ के साथ पाकिस्तान का सिविल स्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। हम चीखते रहे हैं, आप अदालतों में जाते रहे, बताएं मुझे क्या हुआ। जिस लॉ में बेल प्रोवाइडेड नहीं है, रियासत का और शहरी का आपस में तल्लुक क्या होता है, ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, इसकी एक बड़ी रीजन है कि प्रोसिक्यूशन जब आपके ऊपर को मुकदमा कायम कर देती है तो रियासत के साथ मेरा एतमाद ये है कि अगर ये प्रोसिक्यूशन के अंदर कोई थोड़ा सा शक होगा तो मेरी रियासत मेरी सेवियर होगी, ये तो मेरे वो सारे राइट ही छीन के लेगी। इसने कहा अदर अपसाइड डाउन, अदरवाइज प्रूव करो, तुमने बताना है, तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है। यार ऐसे कभी मुल्क चलते हैं? तो मुल्क तोड़ने का मंसूबा है, इससे बचें यार। अगर आज प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास हो रहा है मेरे खिलाफ कोई नैब का मुकदमा नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी वेल्दी मैन, मुझे कोई इनसे जाती तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तकलीफ में हूं रियासत के शहरी की हैसियत से। मैं एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन बात नहीं कर रहा, बनाए और मुकदमे बनाए, जितने मर्जी पॉलिटिशियंस पे बनाए, जैसे मर्जी निजाम चले। सर आई एम शाउटिंग एट द हाईएस्ट ऑफ माई वॉइस पिच कि फॉर गुडनेस सेक अगर ये कानून नैब का ऐसा रहा, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके लोग, आपके सहाफ़ी, आपके बाकी तबके, आपके दानिश्वर, आपके हर बंदे से किसी को बुला के पूछें कि ये कानून तो जिद है जिनकी बुनियाद पर शहरी और रियासत का रिश्ता होता है, इसके साथ किया क्या आपने? जिसको जितनी जनरल मुशर्रफ को जरूरत हुई उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। 1949 से अकाउंटेबिलिटी की गार्ब में अकाउंटेबिलिटी का बुरा हो रहा है। 1949 से हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोगों को नहीं बख्शा गया। ये प्रोडे, ये एब्डोज, क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर तमाशा। अभी तक वही इनकी पगड़ियां उछालो, इनको जलील करो सियासतदानों के, तुम करप्ट तरीन लोग हो और तुम्हारी कोई औकात हैसियत ही नहीं है। यार हम मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं, सारा दिन वोटरों की खिदमत करते हैं अपने काम के साथ। मैं तो अपनी आधी से ज्यादा अपने बाप की जमीन बेच बैठा हूं आज तक, मकरूज आदमी हूं। कौन सी करप्शन? जब हम सुनते हैं तो हमारे आग लग जाती है भाईजान। वी आर एक्चुअली एंग्री ऑन दिस विद द स्टेट नाउ कि फॉर गुडनेस सेक इमरान खान डू इट प्लीज, PMLN, पीपल्स पार्टी, हुसएवर, तमाशा ही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने दो कम्युनिटीज के नाम लिए, एक बिजनेस कम्युनिटी और दूसरा ब्यूरोक्रेसी में। इसमें अगर वो सियासतदानों को शामिल नहीं करते हैं तो क्या ऑपोजिशन सपोर्ट करेगी? सर आई एम नॉट इनटू दिस टैक्टिकल ट्रिवियल बहस। मेरा तो मसला इस रियासत के साथ है। मैं एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, क्या ये लेगेसी थी मियां नवाज शरीफ की जो नैब के साथ उसको दी? कल इमरान खान और उनके लोगों के साथ अगर यही कुछ हो, जुल्फिकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी के साथ ही हो, पॉलिटिक्स इस मुल्क में जुर्म बन गए, आर यू विलिंग टू डू इट? रोकें इसको, फॉर गुडनेस सेक रोकें। ये अगर व्हील चलता रहा, जिसके हाथ में नैब का टूल होगा ना, देखें बैरिस्टर साहब, मैं आपसे एक बड़ी ऑनेस्ट बात कहने लगा। जब कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है, इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ ज्यादती कर ले, मैं आई विल फेस इट, मैं इनके साथ मुकाबला करूंगा। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं इनका झगड़ा करूंगा, आई एम थिक स्किन टू दैट रिगार्ड। बट अगर रियासत का कानून मुझसे ज्यादती करेगा, फिर मुझे रास्ता दिखाएं क्या होगा। कल सब देखें, मुझे कल किसी बंदे ने सवाल किया कि जी शायद नैब को बंद कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी इतला के मुताबिक तो नैब बंद है, FIA भी बंद है, वो तो सिर्फ मेरे लिए खुली है। कौन क्या किया इन्होंने मुझे बताएं ना। कौन सी बिग फिश नेट की आज तक सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, या जब अशराफ से जब एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ की लड़ाई हुई तो वो पता चला जी कि जमहूरियत खतरे 'च हो गई है। जिस दिन असम्बली में खड़े होकर कहा, हमने सपोर्ट किया ख्वाजा आसिफ को कि यार जज के भी एहतसाब करो, जर्नैल का भी एहतसाब करो, मगर मेरा वहाँ क्वेश्चन एक और था, कोई एक ही दस्तरखान पे बैठते हो, मैं तुम्हें, मेरा लीडर तो ये है, जज मेरा लीडर नहीं है।
मैं अपने लीडर को कहता हूँ जाओ यार मेरी जान छुड़ाओ। जब तुम्हारे हे डेज होते हैं तो एक ही दस्तरखान पे बैठ जाते हो, फिर किसी गोल बोटी पे लड़ाई होती है तुम्हारी तो पता चलता है जनाब लड़ाई हो गई है। मेरे लिए तो तुम एक हो, इस मुल्क की रूलिंग इशराफिया हो, और तुम्हारे लिए तमाम इदारे बंद हैं, तुम कहीं ट्राई नहीं हो सकते। मैं बताता हूँ जिस वक्त, एक मिनट, मैं आपको मलिक साहब ने कहा और जो आपने कहा उसमें पोल्स अपार्ट। मैं सर अर्ज करता हूँ ना भैया, मैं वो कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हुई है सियासतदानों पार्टी ने की। कहा कि मिलके खत्म करते हैं तो इन्होंने कहा नहीं खत्म करते हम। मैं ये बाद में आता हूँ, मगर मुझे बताएं होता क्या है। फरियाल तालपुर कहती है अंदर जाके कि ओए तेरा ना की है, जो उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आखिर वो कोई गलत है सही छोड़ दें, वहाँ अंदर आप थ्रेट करते हैं जाके। सवाल ये है कि मुझे एक बात बताएं, जो मोटरसाइकिल चोरी करता है ये नीचे नीचे सियासत करते हैं, आवाम की सियासत करते हैं, और मिडिल क्लास है, मैं ये भी जानता हूँ क्या सलूक करता है थानेदार हमारे साथ। मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले की खाल उतार लेते हो तुम लोग, और जो 5 और 7 स्टार चोर है उसके साथ जो तुम कहते हो, तुमने मुझे बताया है, इदारों ने बताया है, इन्होंने कहा जरदारी चोर है हम घसीटेंगे, मैंने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, क्यों नहीं पकड़ा अपने दौर में। मतलब ये है कि तुम एहतसाब के नाम पे हमें बेवकूफ़, मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि नैब को ये ठीक कहा था चौधरी शुजात हुसैन ने कि ये लॉन्ड्री के तौर पर लाए थे। मगर सवाल इस वक्त क्या है, सिविलियन एलीट, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट और जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ एक लड़ाई है कि भाई आप भी अबव द लॉ है, हम भी अबव द लॉ है, जो ख्वाजा साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा था। अगर तुम्हारी अबव द लॉ होने की लड़ाई है तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक कॉमन आदमी का मेरा क्या तल्लक है, लड़ो, जेड़ा जिस जाएगा मैं उन्हें सलाम करेंगे जाके। मेरे लिए कर रहे हो, मेरे आज तक थाना रिफॉर्म कर सके आप? एक SHO जो एक आम आदमी के साथ सलूक करता है उसको आज आप तो मैंने तो कहा कि यार फिर यही तफ्तीश करो इनके साथ भी, जो मेरे साथ तफ्तीश करते हो कि सईद काजी ने मोटरसाइकिल चुराई है तो पता चलता है कि उसकी नीचे खाल सारी जिंदगी वापस नहीं आई, तो करो, तुम्हारे साथ अंदर AC लगाए हुए हैं और बैठे हुए ड्रामा कर रहे हो और टका एक नहीं निकल रहे। मैं यही गल कर रहा हूँ। बात यह है कि आज की इशराफिया की लड़ाई सिर्फ एक है, यार लेट अस बी आल्सो अबव द लॉ, वी आर आल्सो अनटचेबल लाइक यू। इस लड़ाई में इस मुल्क के अवाम का कुछ लेना देना नहीं। बाकी मैं सारी इस बात से एग्री करता हूँ कि ना सिर्फ सियासतदानों की पगड़ी ना उछालें, अक्रॉस दी बोर्ड करें, मगर सवाल ये है कि आखिर बात ख़त्म करता हूँ, एग्जेक्टिव में ये है सुप्रीम, जहाँ पे मेरी बॉडी है ना, सुप्रीम बॉडी, जिसने जुडिशरी को ठीक करना है, जिसने एस्टेब्लिशमेंट को ठीक करना है, इन्होंने करना है, क्योंकि मेरे आइन के तहत ये असम्बली है वो वहाँ से सारी ताकत एमनेट करती है। ओए तुसी की कहते हो, ख्वाजा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वो इस तरह एहतसाब ना करो नहीं तो सारी असम्बली अंदर हो जाएगी जी। ख्वाजा साहब, हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब TV के बैठ के कहते हैं कि हर इलेक्शन चोरी हुआ है उस समय, तो यार तुम चोरी के इलेक्शन में बैठते रहे हो, हमें तुमसे गिला है। ठीक है, बिफोर आई गो टू स्मार्ट डार साहब, 1 मिनट में क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करना। नहीं, मैं देखिए जो काजी साहब की मौक़िफ़ है, मैं उसकी, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर एक बड़ी स्ट्रगल रही है और ये क्लास तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, मैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, तो मैं इनकी इस राय की कदर करता हूँ जो ये कह रहे हैं। लेकिन मैं इस मुरवजा निज़ाम में नैब के लॉज की आज प्राइम मिनिस्टर को इसलिए फील हुआ है कि वो उनके जो अपॉइंटेड CEOs आने थे उन्होंने इसका इजहार किया कि इसकी जद में हम आ रहे हैं। ये कल को मिलिट्री को इसके ज़ेर ताबे लें ना तो वो भी कहेंगे ये बुरा है, जजेस को इसके ज़ेर ताबे लें वो भी कहेंगे ये बुरा है। जिसके ऊपर ये लग रहा है यार, फॉर गुडनेस सेक, इसका व्हील इन्वेंट हो जाए, ये तो ड्रैकोनियन वर्स्ट। एक लॉ के अंदर आपने एक शख्स को बैक वक्त, यू विल अप्रिशिएट दैट बैरिस्टर साहब, एक शख्स इन्वेस्टिगेटर भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, वो जज भी है, उसके अंदर 15 किस्म के इख्तियारात आपने एक ही शख्स में तफवीज़ करके उसको बेतहाशा डिस्क्रेशन दी हुई है। व्हाट इज दिस? कहाँ होते? सही, गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं उस्मान डार साहब, ये वज़ीर आज़म साहब ने नैब के हवाले से जो कहा है कि हम कानून की तरमीम करने जा रहे हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी डरते हैं इनिशिएटिव लेने से, तो क्या ये उनकी हद तक होने जा रही है तरमीम, या फिर इसके अंदर पॉलिटिशियंस को भी शामिल किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी तरमीम होगी ये सारी एक दफ़ा रिव्यू होगा और होना भी चाहिए। देखिए, मैं तो पहले भी आपसे एहतसाब के ऊपर एक कलेक्टिव वर्क की बात कर रहा था प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी पे भी तीनों बड़ी जमातें एक नहीं होंगी, किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में एक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का निज़ाम एग्जिस्ट करता है।
پاکستان میں ٹھیک ہے لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن وچ ہنٹنگ اپوزیشن کے دور میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں دو طرح کا یہاں مسئلہ ہے. ایک ہے جو کرپشن آپ کر رہے ہیں, جس نے بھی مال بنایا پکڑا جانا چاہیے, چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, چاہے کبھی بھی وہ پاور میں رہا ہے. اگر اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے بطور منسٹر یا جو بھی لوگ ہیں, تو عوام کا ٹیکس کا پیسہ چرانے والوں کی گردنوں تک ہاتھ پہنچنا چاہیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں جو اصل پرابلم ہماری بیوروکریسی کو یا سی اوز کی بات کی جا رہی ہے, یا ایون پولیٹیشنز کو بھی میں بیچ میں لے لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں, یہ کامیاب جوان جو نوجوانوں کا پروجیکٹ ہے, اور اس کو ہم ایک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں, سارے لون سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے, ہر کچھ جو بھی کسی کو دیا جا رہا ہے. اگر اس میں کوئی کل کو کہہ لیں کوئی لون ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے, جو یہاں کہا جاتا ہے جی اس پروجیکٹ کی وجہ سے ایکس چیکر کو نقصان پہنچ گیا, پکڑ لو اس کو, اس وجہ سے جو اداروں کے ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, آپ ملک چلا رہے ہیں. دیکھیں آپ اس خوف سے اسلام آباد سے لاہور گاڑی پہ نہیں جا سکتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں. پاسبلٹی تو ایکسٹینڈ بھی ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میں آپ کی اجازت سے, سوری میں نے کبھی انٹرپٹ نہیں کیا, میرے لیے سب سے حیران کن مسئلہ تب ہوا کہ اگر اسمبلی ایک آپ کو پاس کر کے دیتی ہے, ایک بجٹ پاس کر کے دیتی ہے, تو نیب یہ بھی دیکھے گی کہ کیا یہ بجٹ پاس کرنا درست تھا. ڈو یو نو دیٹ پورا کانسٹیٹیوشن انہوں نے پوری اسکیم فیل کر دی ہے. واٹ نانسنس. جی یہ 73 کا ان پھاڑ کے پھینکے, نیب کا قانون اوپر چیزیں دیکھیں اس کے ساتھ کام ابھی. ہاں ابھی شام ہمیں پرابلم ہی یہ آ رہا ہے, میں خود ایک دو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میرے ساتھ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کل کو اس پروجیکٹ میں کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے, تو لہٰذا وہ برڈن ہمارے اوپر آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنا سپیس ضرور ہونا چاہیے کہ ایسے پروجیکٹس جو کہ پراپر کیے جا رہے ہیں, ای سی سی سے پاس ہو رہے ہیں, کیبنٹ سے پاس ہو رہے ہیں, وہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ تو آپ اگر کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا کامیاب ہوگا یا اس میں کوئی ناکامی ہو سکتی ہے. اس خوف سے کہ اس کی ناکامی ہو جائے گی, کل کو ایکسچیکر کو نقصان ہو جائے گا اور پھر نیب آ جائے گی, ہم پکڑ دکڑ ہوگی, پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے, یا جو بھی لوگ ہیں. تو اس لیے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب جماعتوں کو مل کے کرنا چاہیے. اسی خوف میں احسن اقبال صاحب کو پکڑا ہے, اسی طرح کے مقدمے اور ہے کیا. چلیے جی, وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں میں بہت شکریہ. لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر خوف ہے, گورنمنٹ مان رہی ہے نیب کا, اور کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, فائل آگے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ خوف ہے کیوں؟ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.